तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विंटर स्प्रिंग समर या फॉल नाम की इस बेहतरीन एक तरह से मूवी के बारे में, जो कि हमें अब एक तरह से पैरामाउंट प्लस पर भी देखने को मिल रही है। पूरी जानकारी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आपको मैं पूरी जानकारी बताता हूँ, वीडियो को आप कंटिन्यू हमारे साथ देखते रहें। विंटर स्प्रिंग समर या फॉल 2024 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन टिफनी पॉल्सन ने किया है और पटकथा डैन शॉफर ने लिखी है। इसमें जेना ओर्टेगा, पर्सी हाइंस व्हाइट, मैरिसोल निकोल्स और एडम रोड्रिग्ज ने अभिनय किया है। 2. इसका विश्व प्रीमियर 6 जून 2024 को 2024 ट्रिबेका फेस्टिवल में हुआ था। 3. इसे डिजिटल रूप से रिलीज किया गया और 25 अप्रैल 2025 को एक सीमित नाटकीय रिलीज मिली। 4. कथानक। एक सर्दियों के दिन बार्न्स हॉथोर्न अपने दोस्त पीजे के घर की छत पर बैठकर गांजा पी रहा था, जब उसकी नज़र सड़क के दूसरी ओर एक लड़की पर पड़ी। पीजे ने उसकी पहचान रेमी एग्विलर के रूप में की, जिसने अभी-अभी कॉलेज में दाखिले के लिए इंटरव्यू दिया है। बार्न्स को आश्चर्य हुआ, लेकिन पीजे ने स्वीकार किया कि वह उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। बाद में न्यूयॉर्क में एक संगीत कार्यक्रम के लिए जाते समय बार्न्स ने रेमी को ट्रेन स्टेशन पर फिर से देखा, क्योंकि वह कोलंबिया विश्वविद्यालय का दौरा करने की तैयारी कर रही थी। वे ट्रेन में द टॉकिंग हेड्स और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। रेमी एक वकील बनने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाने की उम्मीद करता है, जबकि बार्न्स बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के 1 वर्ष का अंतराल लेने की योजना बना रहा है। रेमी सुझाव देता है कि वह अपना समय कैसे बिता सकता है, जैसे कोस्टा रिका में समुद्री कछुओं के साथ स्वयंसेवा करना। अस्पताल में रेमी ने डेट के लिए विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और बताया कि बार्न्स ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह इस समय अपने जीवन में आने देना चाहती है। वसंत ऋतु में रेमी हार्वर्ड में जाने के बजाय कोस्टा रिका में समुद्री कछुओं के साथ स्वयंसेवा करने के लिए 1 साल का अंतराल लेने के बारे में सोचती है। उसके माता-पिता उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और उसे एक अनचाही सेक्स टॉक देते हैं, क्योंकि यह प्रोम का दिन है। उसके इस आग्रह के बावजूद कि वह और उसका प्रोम डेट सिर्फ दोस्त है, उसकी माँ उसे बस मामले के लिए कुछ कंडोम देती है। दूसरी तरफ बार्न्स अपनी माँ से पूछता है कि क्या वह अपनी पूर्व प्रेमिका एरिका को उसके प्रोम में ले जाने के लिए कार उधार ले सकता है, जिसका हाल ही में अपने प्रेमी से ब्रेकअप हुआ है। प्रोम के रास्ते में रेमी का डेट उसके पर्स में कंडोम देखता है और मान लेता है कि वह उसके साथ सोने का इरादा रखती है। जब वह स्पष्ट करती है कि वह ऐसा नहीं चाहती है, तो वह उसे घमंडी कहता है। प्रोम में रेमी पीजे को जॉइंट लेने के लिए ढूंढती है, जो उसे मुफ्त में देता है। वह बार्न्स को देखती है और उन्हें पता चलता है कि एरिका ने उसे सिर्फ अपने पूर्व प्रेमी को ईर्ष्यालु बनाने के लिए बुलाया था। बार्न्स और रेमी बर्निंग डाउन द हाउस पर नृत्य करते हैं, लेकिन जब एक धीमा गाना बजता है, तो बार्न्स उन्हें वहां से निकलकर सुशी खाने का सुझाव देते हैं। डिनर के दौरान बार्न्स को जापानी भाषा में पारंगत होने का पता चलता है। वह 11 साल की उम्र तक जापान में रहा था, जबकि उसकी मां सेना में चिकित्साकर्मी के रूप में वहां तैनात थी। वह यह भी कहता है कि वह रेमी के पहले के सुझाव से प्रेरित होकर कोस्टा रिका में स्वयंसेवा करने पर विचार कर रहा है। इसके बाद वह रेमी को अपने घर ले जाता है। जब वह चिंता व्यक्त करती है कि वह कुछ उम्मीद कर सकता है, तो बार्न्स उसे आश्वस्त करता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वे फर्श पर बैठते हैं और पीजे से रेमी द्वारा दिए गए जॉइंट को पीते हैं। बार्न्स स्वीकार करता है कि वह केवल प्रॉम में रेमी को देखने की उम्मीद में एरिका की डेट बनने के लिए सहमत हुआ था। वे चुंबन करते हैं, लेकिन रेमी उसे याद दिलाती है कि वह 4 महीने में हार्वर्ड के लिए रवाना हो रही है,
इसलिए उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। निडर होकर दोनों गर्मियों के लिए एक साथ रहने की अस्थायी योजना बनाते हैं। 4 जुलाई को रेमी, बार्न्स और पीजे की छत पर बैठे हैं और रेमी के पिता को हार्वर्ड जाने के सम्मान में उनके घर को लाल रंग से रंगते हुए देख रहे हैं। अपने माता पिता से अनभिज्ञ रेमी बार्न्स के साथ कोस्टा रिका में स्वयंसेवा करने की योजना बना रही है। बार्न्स रेमी को प्रोत्साहित करता है कि वे उसके माता पिता को बताएं। जब वह ऐसा करती है तो वे बुरी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, कहते हैं कि वह अपना भविष्य बर्बाद कर रही है और वे बार्न्स को दोषी ठहराते हैं। वे उसे इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। जब वह जाने पर जोर देती है तो वे उसे घर में ही रहने देते हैं, लेकिन वह बार्न्स और पीजे के साथ 4 जुलाई का जश्न मनाने के लिए झील के किनारे एक घर में पार्टी करने चली जाती है। बहुत अधिक शराब पीने के बाद वह स्टोर पर जाने की कोशिश करते समय पीजे की जीप को मेलबॉक्स और फव्वारे से टकरा देती है। वह और बार्न्स झील के किनारे बहस करते हैं, अंततः अलग हो जाते हैं। शरद ऋतु में रेमी हार्वर्ड में पढ़ रही होती है जब वह एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखती है जो दर्शाता है कि बार्न्स भी बोस्टन में है। वह एक रिकॉर्ड लेबल वीपी के सहायक के रूप में काम कर रहा है और एक बैंड के साथ दौरा कर रहा है। वे कैंपस में फिर से जुड़ते हैं और मिलते हैं। हालांकि वे दोनों स्वीकार करते हैं कि वे एक दूसरे को याद करते हैं, वे दोनों इस बात पर सहमत हैं कि उनका ब्रेकअप शायद सबसे अच्छा था। रेमी उसे हैलोवीन पार्टी में आमंत्रित करती है, लेकिन उस रात उसका एक संगीत कार्यक्रम है। अपने दोस्तों से प्रोत्साहित होकर रेमी अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का फैसला करती है। वह कॉन्सर्ट स्थल में घुस जाती है। सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसका पीछा किया जाता है, लेकिन बार्न्स उसके लिए जमानत देता है। वह कबूल करती है कि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं और पूछती है कि क्या वे फिर से कोशिश कर सकते हैं, यह जानते हुए भी कि यह चुनौतीपूर्ण होगा। बाद में टूर बस में बैंड बार्न्स को अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे रेमी के छात्रावास के बाहर उसके लिए गीत गाते हैं। वह बाहर आती है और वह और बार्न्स एक दूसरे को चूमकर फिर से मिलते हैं। रालना एडम माइकल रोड्रिगेज, जन्म 2 अप्रैल 1975, एक अमेरिकी अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक है। उन्हें सीएसआई मियामी में एरिक डेल्को की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्रिमिनल माइंड्स में टास्क फोर्स एजेंट ल्यूक अल्वेज का किरदार भी निभाया। प्रारंभिक जीवन रोड्रिगेज का जन्म न्यूयॉर्क के योनकर्स में हुआ था। वे जेनेट के बेटे हैं, जो एयरलाइन टिकट एजेंट है, और रेमन रोड्रिगेज, जो यूनाइटेड स्टेट्स हिस्पैनिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी है। 3 उनके पिता आधे प्यूर्टो रिकान और आधे क्यूबा वंश के हैं और उनकी मां प्यूर्टो रिकान वंश की है। 4 उन्होंने न्यू सिटी, न्यूयॉर्क में क्लार्कस्टाउन हाई स्कूल नॉर्थ में भाग लिया। 1993 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 रोड्रिगेज ने शुरू में एक पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी बनने की उम्मीद की थी, लेकिन हाई स्कूल की चोट के बाद उन्होंने अभिनय की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और न्यूयॉर्क में बच्चों के थिएटर में प्रदर्शन किया। पूर्णकालिक अभिनय से पहले वह एक स्टॉकब्रोकर थे। 4 आजीविका जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। एडम रोड्रिगेज, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। मार्च 2016। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। रोड्रिगेज कई विज्ञापनों में नजर आ चुके हैं, जिनमें कोका कोला का एक विज्ञापन भी शामिल है। उनकी पहली फिल्म द एक्स फाइल्स में एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में थी। बाद में वे ब्रुकलिन साउथ, लॉ एंड ऑर्डर, फेलिसिटी, रोसवेल और एनवाईपीडी ब्लू में नजर आए। वे कई संगीत वीडियो में नजर आए,
जिनमें जेनिफर लोपेज का 1999 का वीडियो इफ यू हैड माई लव, बस्ता राइम्स का रेस्पेक्ट माई कॉन्ग्लोमेरेट, लियोनेल रिची का आई कॉल इट लव, मेलानी फियोना का इट किल्स मी, 50 सेंट का मेनी मेन और विसिन एंड येंडेल का नो डेजेमोस क्यू से अपाग शामिल है। वे बराक ओबामा के समर्थन वाले वीडियो यस वी कैन में भागीदार थे। उन्होंने रोसवेल सीजन 3 के 18 एपिसोड में अभिनय किया। वह CSI मियामी के मूल कलाकारों का हिस्सा थे, जिसका प्रीमियर 2002 में हुआ था। बाद में उन्होंने हंटिंग ग्राउंड सीजन 9 एपिसोड 16 का निर्देशन और लेखन किया। उन्होंने सीजन 8 में 5 एपिसोड के बाद मुख्य कलाकारों को छोड़ दिया और 8 एपिसोड के लिए उन्हें आवर्ती कलाकार के रूप में श्रेय दिया गया। वह सीजन 9 में मुख्य कलाकारों में वापस आ गए और 2012 में सीजन 10 के साथ समाप्त होने तक शो में बने रहे। रोड्रिगेज ने 2009 की टाइलर पेरी फिल्म आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ में सैंडिनो के रूप में अभिनय किया। 2. उन्होंने एक छोटी फिल्म लव एंड डिबेट में सहअभिनय किया। 6. उन्होंने अगली बेटी के सीजन 4 में हिल्डा के प्रेमी बॉबी की भूमिका निभाई। वह लेट द गेम बिगिन 2010, 7 मैजिक माइक 2012, मैजिक माइक XXL 2015 और मैजिक माइक लास्ट डांस 2023 में दिखाई दिए। 4. 2015 में उन्हें द नाइट शिफ्ट के दूसरे सीजन में डॉ चावेज की आवर्ती भूमिका में लिया गया। 8. 9. रॉड्रिग्ज अप्रैल 2012 में मैग के कवर पेज पर थे। उनकी तस्वीर जॉय शॉ ने ली थी। 2016 में रोड्रिगेज को ल्यूक अल्वेज के रूप में लिया गया, जो एक FBI भगोरा टास्क फोर्स एजेंट है, जो क्रिमिनल माइंड्स के सीजन 12 में व्यवहार विश्लेषण इकाई में शामिल होता है। 10 शेमर मूर की जगह लेता है। 2021 में रोड्रिगेज को NBC ड्रामा सीरीज ऑर्डिनरी जो में एक आवर्ती भूमिका में बॉबी डियाज के रूप में लिया गया था। 11. व्यक्तिगत जीवन। रोड्रिगेज ने 2016 में अभिनेता मैक्सवेल गेल की बेटी मॉडल ग्रेस गेल से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें बेटा ब्रिजमोंट बर्नार्ड रोड्रिगेज भी शामिल है, जिसका जन्म 16 मार्च 2020 को हुआ था। 12. 13. 2013 से क्रेवॉय और MPCA ने नेटफ्लिक्स और द हॉलमार्क चैनल सहित चुनिंदा प्रसारकों के लिए 70 से अधिक मूल क्रिसमस, रोमकॉम और पारिवारिक फिल्में बनाई है। 16. नेटफ्लिक्स के साथ क्रेवॉय और MPCA का नेटफ्लिक्स के लिए पहला प्रोडक्शन ए क्रिसमस प्रिंस, जिसमें रोज मैकीवर, बेन लैम्ब और एलिस क्रिग ने अभिनय किया था, 17 नवंबर 2017 को रिलीज किया गया था। 17. 2018 में MPCA ने द प्रिंसेस स्विच का निर्माण किया, जिसमें वेनेसा हडगेंस और सैम पल्लादियो ने अभिनय किया। इन दोनों फिल्मों ने नेटफ्लिक्स के लिए त्रयी का निर्माण किया। MPCA की अन्य हालिया नेटफ्लिक्स हॉलिडे फिल्मों में शामिल है हॉलिडे इन द वाइल्ड, जिसमें रॉब लो और क्रिस्टिन डेविस है, द नाइट बिफोर क्रिसमस, जिसमें वेनेसा हडगेंस और जोश व्हाइटहाउस है, द हॉलिडे कैलेंडर, जिसमें कैट ग्राहम, क्विंसी ब्राउन और रॉन सेफस जोन्स है, और क्रिसमस इनहेरिटेंस, जिसमें एलिजा टेलर और जेक लेसी है। MPCA और नेटफ्लिक्स ने लिंडसे लोहान के साथ 9 साल में उनकी पहली मुख्य फिल्म भूमिका पर भी सहयोग किया, 2022 की फॉलिंग फॉर क्रिसमस के लिए। उस फिल्म की सफलता के बाद 18. उन्होंने 2024 की आयरिश विश पर फिर से काम किया, जो नेटफ्लिक्स के साथ MPCA की पहली गैर क्रिसमस मूल फिल्म थी। उन्होंने 2024 में मदर ऑफ द ब्राइड भी रिलीज की, जिसमें ब्रुक शील्ड्स, बेंजामिन ब्रैट और मिरांडा कॉसग्रोव ने अभिनय किया और इसका निर्देशन मार्क वाटर्स ने किया। 19. हॉलमार्क के साथ क्रेवॉय और MPCA ने हॉलमार्क और हॉलमार्क मूवीज एंड मिस्ट्रीज के लिए 30 से अधिक मूल फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें कई फिल्म फ्रेंचाइजी शामिल है। इनमें से कुछ में जोआन फ्लूक की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित लोकप्रिय मर्डर शी बेक्ड श्रृंखला की सभी 5 प्रविष्टियां शामिल है, 20 केट कॉलिंस की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित फ्लावर शॉप मिस्ट्री श्रृंखला की सभी 3 फिल्में, 21
लेखक फोफ सटन की डारो एंड डारो श्रृंखला की 4 फिल्में, 22 और द क्रॉसवर्ड मिस्ट्रीज की 3 किश्तें, जिन्हें एनवाई टाइम्स क्रॉसवर्ड के संपादक विल शॉर्च के सहयोग से बनाया गया था। 23 क्रेवॉय हॉलमार्क चैनल शो व्हेन कॉल्स द हार्ट के कार्यकारी निर्माता है। यह श्रृंखला जेनेट ओके की बेस्ट सेलिंग कैनेडियन वेस्ट सीरीज की किताबों से रूपांतरित की गई है। 24 शो रेटिंग में बेहद सफल रहा है, जिसमें क्रिसमस स्पेशल के लिए उच्च संख्याएं शामिल है। 25 शो वर्तमान में अपना 7वां सीजन प्रसारित कर रहा है, जिससे यह हॉलमार्क पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली मूल श्रृंखला बन गई है। अगस्त 2019 में हॉलमार्क की नई स्ट्रीमिंग सेवा हॉलमार्क मूवीज नाउ के साथ व्हेन होप कॉल्स नामक एक स्पिन-ऑफ शो लॉन्च किया गया। 26 ग्रेट अमेरिकन फैमिली और प्योर फ्लिक्स के साथ 2021 में क्रेवॉय ने नए रीब्रांडेड नेटवर्क ग्रेट अमेरिकन फैमिली के साथ साझेदारी शुरू की, जिसे हॉलमार्क चैनल के पूर्व सीईओ बिल एबॉट चलाते हैं। एमपीसीए ने अपने पहले हॉलिडे सीजन के लिए 12 क्रिसमस फिल्में बनाईं, जिसमें कैमरन मैथिसन, मैगी लॉसन, चैड माइकल मरे, जिल वैगनर, जेन लिली और बेका टोबिन ने अभिनय किया। व्हेन होप कॉल्स ने हॉलमार्क से हटकर एक दूसरे सीजन का प्रीमियर भी किया और व्हेन कॉल्स द हार्ट की दिग्गज लोरी लॉफ्लिन को भी साथ लाया। 27 2022 में जीएफ के लिए 2 रोमांटिक कॉमेडी रिलीज हुई, द विंटर पैलेस जिसमें डेनिका मैककेलर ने अभिनय किया और हारमोनी फ्रॉम द हार्ट जिसमें जेसिका लोंडेस और जेसी मेटकाफ ने अभिनय किया। हारमोनी फ्रॉम द हार्ट का निर्माण और लेखन भी लोंडेस ने ही किया था। अन्य अवकाश फिल्में क्रेवॉय और एमपीसीए ने 2021 में सीबीएस और पीकॉक के लिए क्रिसमस फिल्मों का निर्माण भी शुरू किया। सीबीएस के लिए उन्होंने एडम रोड्रिग्ज और जेसिका कैमाचो अभिनीत एक क्रिसमस प्रपोजल बनाया। 28 साथ ही क्रिसमस टेक्स फ्लाइट जिसमें केटी लोव्स और इवान विलियम्स ने अभिनय किया। 29 और पीकॉक ने द हाउसवाइव्स ऑफ द नॉर्थ पोल के साथ क्रिसमस गेम में प्रवेश किया, जिसमें रियल हाउसवाइव्स के पूर्व छात्र काइल रिचर्ड्स और बेट्सी ब्रांट ने अभिनय किया। 30 अन्य उद्यम 1999 में क्रेवॉय ने प्रदर्शनी के दिग्गजों रॉन लेस्ली, एएमसी थिएटर के पूर्व अध्यक्ष, और पीटर फोर्नस्टैम के साथ साथ रियल एस्टेट वकील रिचर्ड लॉरेंस के साथ मिलकर रिजॉर्ट थिएटर ऑफ अमेरिका का गठन किया। 31 मार्च 1999 तक कंपनी ने कुल 85 स्क्रीन के लिए मेट्रोपॉलिटन थिएटर कॉर्प के सभी पाम स्क्रीन स्थानों का अधिग्रहण कर लिया था। 1999 में उन्होंने एस्पेन काउंटी में ऐतिहासिक आइसिस थिएटर खरीदा और उसका जीर्णोद्धार किया। 32-33 व्यक्तिगत जीवन ब्रैड ने 1996 में अपनी पत्नी सूसी से शादी की। वे अपनी 3 बेटियों और 2 कुत्तों के साथ सांता मोनिका में रहते हैं। 34 फिल्मोग्राफी ब्रैड क्रेवॉय एक फिल्म निर्माता, उद्यमी और मोशन पिक्चर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष सीईओ है। अपने 37 साल के करियर में क्रेवॉय 250 से अधिक फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं के निर्माण और वितरण में शामिल रहे हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय डम्ब एंड डम्बर और क्रिसमस थीम वाले मनोरंजन शामिल है, जिसमें एक क्रिसमस प्रिंस और द प्रिंसेस स्विच ट्रिलॉजी, साथ ही फॉलिंग फॉर क्रिसमस और आयरिश विश शामिल है। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा क्रेवॉय ने बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल से स्नातक किया। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां से उन्होंने 1978 में राजनीति विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूसी हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ में अध्ययन किया। स्नातक होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया राज्य विधानमंडल में विधान फेलो के रूप में कार्य किया और लॉस एंजिल्स की एक प्रमुख लॉ फर्म में मनोरंजन वकील के रूप में काम किया। 2 प्रारंभिक कैरियर और रोजर कॉर्मन के साथ काम 1983 से 1986। क्रेवॉय का फिल्म उद्योग में प्रमुख प्रवेश 1983 में स्टैनफोर्ड फुटबॉल खेल में रोजर कॉर्मन के साथ एक आकस्मिक मुलाकात से हुआ। क्रेवॉय ने कॉर्मन के कॉनकॉर्ड न्यू होराइजन पिक्चर्स के लिए काम किया, व्यापारिक मामलों को संभाला,
कॉनकॉर्ड जल्दी ही VHS टेप के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया, जिसने दुनिया के हर प्रमुख वितरक के साथ सौदे किए। 3. MPCA 1986 से 1996। 1986 में क्रेवॉय और उनके दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदार स्टीव स्टेबलर ने व्यावसायिक फिल्म और टेलीविजन निर्माणों के निर्माण, अधिग्रहण और वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोशन पिक्चर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका MPCA की सहस्थापना की। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने कई पसंदीदा फिल्में बनाई, जिनमें नेड बीटी के साथ द पर्पल पीपल ईटर 1988, बिल पैक्सटन और अपोलोनिया अभिनीत बैक टू बैक 1989 और सेक्स कॉमेडी मिरेकल बीच 1992 शामिल है। गूंगा और बेवकूफ क्रेवॉय और स्टेबलर ने 1994 में ब्लॉकबस्टर कॉमेडी डम्ब एंड डम्बर रिलीज की। स्क्रिप्ट लगभग 7 साल तक चली और हर प्रमुख स्टूडियो द्वारा खारिज कर दी गई थी। MPCA के समर्थन से लेखकों बॉबी और पीटर फेरेली ने अपनी खुद की फिल्म का निर्देशन किया और जिम कैरी को स्टार बनाया। 4. डम्ब एंड डम्बर ने बॉक्स ऑफिस कॉमेडी रिकॉर्ड तोड़ दिए। छुट्टियों के मौसम में लगातार 4 हफ्तों तक US बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही। 5. फिल्म ने घरेलू स्तर पर $127 मिलियन और विदेशों में $120 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में $247 मिलियन की कुल कमाई हुई, जबकि इसका बजट $16 मिलियन था। 6. क्रेवॉय और MPCA ने और भी बड़े बजट की स्टूडियो कॉमेडीज का निर्माण किया, जिसमें क्रिस फार्ले अभिनीत बेवर्ली हिल्स निंजा और टिम एलन के साथ जंगल 2 जंगल शामिल है। उन्होंने लारा फ्लिन बॉयल और स्टीफन बाल्डविन अभिनीत थ्रीसम का भी निर्माण किया। यह फिल्म साल की सबसे सफल स्वतंत्र आर्ट हाउस फिल्मों में से एक थी, जिसने घरेलू स्तर पर $15 मिलियन से कम की कमाई की। 7. पहली नज़र में सौदे नवंबर 1995 से शुरू होकर 1996 में मेट्रोमीडिया इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा अधिग्रहित किए जाने तक क्रेवॉय और MPCA ने पैरामाउंट स्टूडियो के साथ एक फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील की थी। क्रेवॉय और MPCA ने 90 के दशक के अंत में सोनी पिक्चर्स के साथ भी एक फर्स्ट लुक डील साइन की, जहां उन्होंने 10 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया। 8. ओरियन पिक्चर्स के सहाध्यक्ष 1996 से 1998। 1996 में MPCA को जॉन क्लूज के मेट्रोमीडिया इंटरनेशनल ग्रुप ने खरीद लिया था। मेट्रोमीडिया ने अभी अध्याय 11 दिवालियापन से स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी ओरियन पिक्चर्स को खरीदा था। जब MPCA को कंपनी में विलय कर दिया गया, तो क्रेवॉय और स्टेबलर ने ओरियन पिक्चर्स के सहाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और उन्हें 6 चित्रों का सौदा दिया गया। 9. ओरियन में क्रेवॉय ने ओरियन के मोशन पिक्चर और टेलीविजन प्रोग्रामिंग के उत्पादन, अधिग्रहण और वितरण की देखरेख की। उन्होंने अकादमी पुरस्कार विजेता टॉम शुलमैन, डेड पोएट्स सोसाइटी के लिए फिल्में बनाई और 1997 के अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकित प्रिजन ऑफ द माउंटेन्स, सर्गेई बोद्रोव द्वारा निर्देशित और प्रशंसित उलीज गोल्ड, विक्टर नुनेज द्वारा निर्देशित और जोनाथन डेम द्वारा प्रस्तुत जैसी फिल्में रिलीज कीं। उलीज गोल्ड एक महत्वपूर्ण हिट थी और इसके प्रमुख अभिनेता पीटर फोंडा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला और एकमात्र गोल्डन ग्लोब जीता। फोंडा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला और एकमात्र ऑस्कर नामांकन भी मिला। ओरियन पिक्चर्स को पुनर्जीवित करने के 2 साल बाद मेट्रोमीडिया ने ओरियन को MGM को बेच दिया। क्रेवॉय अपने मूल सौदे के हिस्से के रूप में MPCA नाम वापस लेने में सक्षम थे। 10. MPCA को पुनः आरंभ करना 1998 से 2014। 1998 में क्रेवॉय अपनी स्वतंत्र फिल्म निर्माण की जड़ों की ओर लौट आए और MGM के माध्यम से वितरण सौदे के साथ MPCA को पुनः शुरू किया। MPCA को पुनः आरंभ करने के बाद से क्रेवॉय ने कई प्रकार की मोशन पिक्चर्स का निर्माण किया है, जिनमें शामिल है बॉक्सिंग ड्रामा जो एंड मैक्स, जिसने ESPN और ACE पुरस्कार नामांकन दोनों प्राप्त किए, 2002 सनडांस प्रीमियर बुकीज और आर्टिसन लायंसगेट के लिए बोट ट्रिप।
2004 में क्रेवॉय ने जॉन ट्रावोल्टा और स्कारलेट जोहानसन अभिनीत ड्रामा ए लव सॉन्ग फॉर बॉबी लॉन्ग का निर्माण किया। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया, जिससे स्कारलेट जोहानसन को गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 2008 में क्रेडिट संकट के बाद क्रेवॉय को नए निवेशक मिले और उन्होंने उत्पादन बढ़ा दिया। उन्होंने एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय बिक्री टीम बनाई और प्रोग्रामिंग की एक उदार स्लेट को इकट्ठा करना शुरू किया। 11 क्रेवॉय ने 2009 के युद्ध ड्रामा टेकिंग चांस का निर्माण किया, जो लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल स्ट्रोबल के सच्चे अनुभवों पर आधारित था, जिन्होंने व्यापक रूप से प्रसारित लेख टेकिंग चांस होम में अपने समय के बारे में लिखा था। 12 फिल्म का निर्देशन रॉस कार्च ने किया था और इसमें केविन बेकन ने अभिनय किया था। HBO पर प्रीमियर से पहले इसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। 13 टेकिंग चांस को कुल 27 पुरस्कार नामांकन और 6 जीत मिली, साथ ही ह्यूमैनिटास पुरस्कार भी जीता। क्रेवॉय और MPCA ने सीधे सीधे DVD पर दिखाई जाने वाली कई एक्शन फिल्में बनाईं। इनमें लाइन वॉच 2008, हार्डवायर्ड 2009, जिसमें वैल किल्मर भी थे, टिकिंग क्लॉक 2011 और वन इन द चैम्बर 2012, जिसमें डॉल्फ लुंडग्रेन ने अभिनय किया। उन्होंने सैमुअल एल जैक्सन के साथ 2 फिल्में बनाईं, एरिना 2011 और मीटिंग इविल 2012। इस दौरान MPCA ने जीन क्लाउड वैन डेम के साथ 2 फिल्में भी बनाई, असैसिनेशन गेम्स 2011 और 6 बुलेट्स 2012। 2011 में क्रेवॉय ने डिज्नी के लिए बेवर्ली हिल्स चिहुआहुआ 2 का निर्माण किया, जो 2008 की हिट कॉमेडी का सीक्वल था। अधिकांश मूल कलाकार वापस लौट आए और फिल्म ने होम वीडियो बाजार में $30 मिलियन से अधिक की बिक्री के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। 14 2014 में क्रेवॉय और स्टेबलर डम्ब एंड डम्बर 2 के कार्यकारी निर्माता थे, जो पहली फिल्म की घटनाओं के 20 साल बाद की कहानी है। जेफ डेनियल और जिम कैरी ने अपनी भूमिकाएं दोहराईं और फिल्म 14 नवंबर 2014 को रिलीज हुई। यह US बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर खुली। मैरिसोल निकोल्स, जन्म 2 नवंबर 1973, एक अमेरिकी अभिनेत्री है, जिन्हें निक्लोडियन एनिमेटेड सीरीज द लाउड हाउस में प्रिंसिपल रामिरेज के साथ साथ फॉक्स सीरीज 24 में नादिया यासिर और CW ड्रामा सीरीज रिवरडेल में हरमाइन लॉज की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। निकोल्स का जन्म शिकागो, इलिनोइस के रोजर्स पार्क पड़ोस में हुआ था और वह नेपरविले, इलिनोइस में पली-बड़ी। 2 अपनी मां के साथ, जो मैक्सिकन वंश की है, और उनके सौतेले पिता रैंडी। 3-4 उनके जैविक पिता रूस यहूदी और हंगेरियन यहूदी वंश के हैं। 5 वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, उनके 2 छोटे भाई हैं। आजीविका। 1996 में वह ड्यू साउथ और बेवर्ली हिल्स 90210 के एपिसोड में दिखाई दीं। 1997 में उन्होंने चेवी चेस और बेवर्ली डिएंजेलो के साथ वेगास वेकेशन फिल्म में ऑड्रे ग्रिसवॉल्ड के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने स्क्रीम 2, फ्रेंड्स टिल द एंड, कैंट हार्डली वेट, जेन ऑस्टेन माफिया और द सेक्स मॉन्स्टर फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। 2000 से 2002 तक उन्होंने शोटाइम ड्रामा सीरीज रिसर्जेक्शन ब्लव्ड में अभिनय किया। 2001 में उन्होंने टीवी के लिए बनी फिल्म द प्रिंसेस एंड द मरीन में बहरीन की राजकुमारी शेखा मरियम अल खलीफा की भूमिका निभाई। 2003 में उन्होंने फ्रेंड्स, CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, निप टक और चार्म्ड के एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। मैरिसोल का चार्म्ड एपिसोड, क्रिस क्रॉस्ड, शो का सबसे अधिक रेटिंग वाला गैर सीजन प्रीमियर एपिसोड था। 2006 में वह कोल्ड केस के 6 एपिसोड में दिखाई दी और फिल्म बिग मॉम्मा हाउस 2 में अभिनय किया। उन्होंने 2005 में अल्पकालिक टीवी सीरीज ब्लाइंड जस्टिस और 2006 में इन जस्टिस में अभिनय किया। 2007 में उन्होंने 24 में स्पेशल एजेंट नादिया यासिर के रूप में अभिनय किया।
2008 में उन्होंने स्टीफन डोरफ के साथ फेलॉन फिल्म में अभिनय किया। 2010 में निकोल्स ने एबीसी पर एक ग्रीष्मकालीन श्रृंखला द गेट्स नामक अल्पकालिक अलौकिक अपराध नाटक में सारा मोनाहन को चित्रित किया। 6. उन्होंने क्रिस्टिन चेनोवेत के संगीत वीडियो आई वांट समबडी बिच अबाउट में भी कैमियो किया था। उद्धरण वांछित निकोल्स ने एमटीवी के शो टीन वुल्फ में द डेजर्ट वुल्फ को भी चित्रित किया। निकोल्स एनसीआईएस और एनसीआईएस लॉस एंजल्स अलग अलग किरदारों के रूप में दोनों में दिखाई दी है। वह 2010 में एनसीआईएस एलए में ट्रेसी केलर के रूप में दिखाई दी, जो सीजन 2 के 6ठे एपिसोड में स्पेशल एजेंट जी कैलन क्रिस ओडोनेल की पूर्व पार्टनर और संभावित रोमांटिक रुचि थी। 7. एनसीआईएस में वह सीजन 12 के कई एपिसोड के लिए टोनी डिनोजो, माइकल वेदरली की प्रेमिका एटीएफ स्पेशल एजेंट जो कीट्स के रूप में दिखाई दी। 2012 में निकोल्स ने एबीसी टीवी श्रृंखला जीसीबी में लेस्ली बिब, क्रिस्टिन चेनोवेत, एनी पॉट्स, जेनिफर एस्पेन और मिरियम शोर के साथ अभिनय किया। 8. 2017 में निकोल्स ने टीन ड्रामा सीरीज रिवरडेल में वेरोनिका लॉज की मां हरमाइन लॉज के रूप में अभिनय करना शुरू किया, जो आर्ची कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित थी। 23 फरवरी 2020 को निकोल्स ने घोषणा की कि वह अपने 5वें सीजन से पहले रिवरडेल छोड़ देंगी, जिससे सीजन 4 शो में उनका आखिरी सीजन बन जाएगा। 9. हालांकि जून 2020 में निकोल्स ने खुलासा किया कि शोरनर रॉबर्टो एग्विरेसेकासा के साथ बातचीत करने के बाद वह सीजन 5 के लिए रुकेंगी। 10. निकेलोडियन एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला द लाउड हाउस में निकोल्स ने प्रिंसिपल रामिरेज की आवाज दी है। व्यक्तिगत जीवन। नवंबर 1999 में निकोलस ने एंड्रिया सोरेंटिनो से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात इटली में फिल्म माई फादर शूज की शूटिंग के दौरान हुई थी। बाद में उनका तलाक हो गया। 11 अप्रैल 2008 में उन्होंने निर्देशक टेरॉन लेक्सटन से शादी की। 12 उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म सितंबर 2008 में हुआ था। 13 नवंबर 2018 में निकोलस ने तलाक के लिए अर्जी दी। 14 निकोल्स लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 15 1990 के दशक में निकोल्स एक साइंटोलॉजिस्ट बन गईं, उनके कायरोप्रैक्टर ने उन्हें इससे परिचित कराया। 3 स्वयंसेवी कार्य और सक्रियता। मैरी क्लेयर के साथ एक साक्षात्कार में 16 निकोल्स ने कहा कि जब वह 11 साल की थी तब उसके साथ बलात्कार हुआ था और इसने एक दिन में मेरे जीवन की पूरी दिशा बदल दी। इसने उन्हें फाउंडेशन फॉर ए स्लेवरी फ्री वर्ल्ड नामक एक गैरलाभकारी संगठन शुरू करने के लिए प्रेरित किया और नियमित रूप से यौन तस्करी और बच्चों को तस्करी का शिकार बनने से रोकने के तरीकों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। 17 2012 में जब उनका करियर धीमा पड़ गया तो निकोल्स ने पूर्व एफबीआई और सीआईए एजेंटों, नेवी सील्स और ग्रीन बेरेट्स 18 के साथ साथ स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिन्होंने सरकारी एजेंसियों को छोड़ दिया है और बाल यौन शिकारियों को पकड़ने में मदद करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। उनकी भूमिका में चारा के रूप में कार्य करना शामिल था, जो भी स्थिति की मांग करता था उसे निभाना, जैसे कि एक माता-पिता होने का नाटक करना जो एक बच्चे को वेश्यावृत्ति में धकेल रहा था। 17 गैरलाभकारी संगठन ऑपरेशन अंडरग्राउंड रेलरोड के साथ साझेदारी में निकोल्स का काम उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और हैती और वेनेजुएला सहित दुनिया भर के अन्य देशों में ले गया। 17 फिल्मोग्राफी। 2012 अल्मा अवार्ड्स में निकोल्स। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1997 वेगास अवकाश ऑड्रे ग्रिसवॉल्ड। 1997 चीख दो डॉनी। 1997 अंत तक दोस्त एलिसन। 1998 इंतजार नहीं कर सकता गुट। 1998 जेन ऑस्टेन का माफिया कार्ला। 1999 सेक्स मॉन्स्टर लुसिया। 1999 बोफिंगर
ऑडिशन में युवा अभिनेत्री। 2000 राजकुमारी और बरियो लड़का सिरेना गार्सिया। 2001 राजकुमारी और मरीन मरियम अल खलीफा नामांकित उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए अल्मा पुरस्कार। 2001 लाउड वेनर लाउड के सहायक। 2003 घर का रास्ता स्टेफनी। 2004 होमलैंड सुरक्षा एजेंट जेन फुलबार। 2006 बिग मॉम हाउस 2 लिलियाना मोरालेस। 2007 डेल्टा फार्स मारिया। 2008 मारा जेमी लघु फिल्म। 2008 अपराधी लॉरा पोर्टर। 2013 कार्यक्रम SSR 7 कमांडर मोंटगोमरी लघु फिल्म। 2016 गुम लड़कियां रोमिना लघु फिल्म। 2018 कुकुए द बूगीमैन रेबेका मार्टिन। 2021 सर्पिल 100 की पुस्तक से कैप्टन एंजी गार्जा। जेना ऑर्टेगा रेमी एगुइलर के रूप में। पर्सी हाइंस व्हाइट बार्न्स हॉथोर्न। मैरिसोल निकोल्स कार्मेन के रूप में। एलियास काकावास PJ। एडम रोड्रिगेज जेवियर। जैकलीन एमरसन रॉबिन। इवांगेलिन बैरोस इवांगेलिन के रूप में। केट राचेस्की वेंडी के रूप में। एलेक्सिस जोलिकोफर शेरिल के रूप में। गैरेट एलन डीन के रूप में। लार्किन बेल सायरा। एशले मिडल्टन के रूप में कोरिन ट्रेडवेल। काइली एंडरसन एरिका मोरिस। लैंगी तुइफुआ कॉनर फ्रिस्क। जॉय मियाशिमा केंजी के रूप में। वेंडी जोसेफ केट के रूप में। अहाइस वेड के रूप में। ब्रिजेट ओबरलिन स्टीवी के रूप में। टेरान लोव लुकास के रूप में। बी जेड कोलिंस बाउंसर के रूप में। माइकल टर्नर बासिस्ट। कैमरून फोरमेस्टर गिटारवादक। ब्रायना वेंडोर्फ ड्रमर के रूप में। श्री प्रोवेंचर के रूप में मार्क प्रोवेंचर। मुक्त करना फिल्म का प्रीमियर 6 जून 2024 को 2024 ट्रिबेका फेस्टिवल में हुआ। 5 इसे डिजिटल रूप से रिलीज किया गया और 25 अप्रैल 2025 को एक सीमित नाटकीय रिलीज भी हुई। मैडिसन निकोल जिगलर बटा जेडेलार बटा 1 जन्म 30 सितंबर 2002 एक अमेरिकी अभिनेत्री और नर्तकी है। वह 2011 8 वर्ष की आयु में से 2016 तक लाइफटाइम के रियलिटी शो डांस मॉम्स में दिखाई दी और सिया द्वारा संगीत वीडियो की एक श्रृंखला में अभिनय किया जिसकी शुरुआत चंदेलियर और इलास्टिक हार्ट से हुई, जिसने कुल मिलाकर यूट्यूब पर 6 बिलियन से अधिक बार देखा गया। जिगलर फिल्मों, टेलीविजन शो, संगीत समारोहों, विज्ञापनों और पत्रिका कवर पर भी दिखाई दी है। जिगलर सो यू थिंक यू कैन डांस द नेक्स्ट जनरेशन के 2016 सीजन में जज थीं। उन्होंने 2016 और 2017 में सिया के साथ उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और अपनी बहन मैकेजी के साथ नृत्य दौरे दिए हैं। उनका 2017 का संस्मरण द मैडी डायरीज न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर था। 3 उनकी फिल्मी भूमिकाओं में एनिमेटेड फिल्म बैलेरीना 2016 में केमिली ले हॉट, द बुक ऑफ हेनरी 2017 में क्रिस्टीना सिकलमैन, म्यूजिक 2021 में शीर्षक भूमिका द फॉलआउट 2021 में मिया, स्टीवन स्पीलबर्ग की वेस्ट साइड स्टोरी 2021। जिगलर को टाइम पत्रिका ने 2015 से 2017 तक प्रत्येक वर्ष 30 सबसे प्रभावशाली किशोरों की सूची में शामिल किया था। उन्हें हॉलीवुड और मनोरंजन श्रेणी में 2023 फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति में 13 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाला एक इंस्टाग्राम अकाउंट शामिल है। 4 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जिगलर का जन्म पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में मेलिसा जिगलर गिसोनी और कर्ट जिगलर के घर हुआ था, जो एक बंधक कंपनी के मालिक थे। 5 वह पोलिश, जर्मन और इतालवी मूल की है। 6 उसके माता-पिता का 2011 में तलाक हो गया और उसकी मां ने 2013 में ग्रेग गिसोनी से शादी कर ली। 7-8 जिगलर ने 2 साल की उम्र में बैले सबक लेना शुरू कर दिया। 9 और 4 साल की उम्र में एबीली डांस कंपनी में शामिल हो गई, जहां उन्होंने टैप, बैले, गीतात्मक, समकालीन,
एक्रो और जैज का प्रशिक्षण लिया। 6-10 जिगलर की एक छोटी बहन मैकेंजी एक गायिका और नर्तकी है जो उसके साथ डांस मॉम्स में दिखाई दी थी। 11 उसके पिता की पिछली शादी से 2 बड़े सौतेले भाई और उसके सौतेले पिता ग्रेग गिसोनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के उपाध्यक्ष की पिछली शादी से 2 बड़े सौतेले भाई बहन है। 7 जिगलर ने 2013 तक पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के पास मरीसविले में स्लोअन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने होमस्कूल होने के लिए स्कूल छोड़ दिया। 12 जिगलर का पालन पोषण मरीसविले में हुआ। 13 लेकिन एक किशोरी के रूप में उसने काम करना शुरू कर दिया और अपना अधिकांश समय लॉस एंजिल्स में बिताया। 14-15 आजीविका डांस मॉम्स और संगीत वीडियो। एबी ली डांस कंपनी के साथ जिगलर ने क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिताओं में कई खिताब जीते। 6-16 जिसमें 2014 डांसर्स चॉइस अवार्ड फॉर फेवरेट डांसर 17 एंड अंडर शामिल है। 17 2010 में उन्होंने पाउला अब्दुल के रियलिटी टेलीविजन कार्यक्रम लाइव टू डांस के लिए प्रदर्शन किया। 18 2011 में 8 वर्षीय जिगलर और उनकी मां लाइफटाइम डांस मॉम्स के पहले सीजन में दिखाई दी। 19 जो एबी ली मिलर की एबी ली डांस कंपनी एलीट कॉम्पिटिशन टीम के युवा डांसर्स और उनकी अक्सर झगड़ालू माताओं के बारे में एक रियलिटी शो था। 20-21 जिगलर शो में 6 सीजन में अलौकिक रूप से पॉलिश स्टैंडआउट के रूप में उभरीं। 22-23-24 2013 में उन्होंने एक स्पिन-ऑफ कार्यक्रम एबीज अल्टीमेट डांस कॉम्पिटिशन में अतिथि भूमिका निभाई। 25 डांस मॉम्स ने जिगलर को मनोरंजन की दुनिया में वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध नर्तकियों में से एक बनाने में मदद की। वह अन्य नर्तकियों को मौलिकता और अनुग्रह के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। 19 जिगलर एलेक्स कैलिस, सिया और टॉड्रिक हॉल जैसे कलाकारों के संगीत वीडियो में दिखाई दिए हैं। 26-27 उन्होंने 11 साल की उम्र में सिया के चंदेलियर के 2014 वीडियो में अभिनय करके व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ वीडियो के लिए ARIA संगीत पुरस्कार जीता। 28 सिया ने जिगलर को डांस मॉम्स में खोजा। 22 वीडियो को 2014 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में वीडियो ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नामांकन भी मिला, जिसमें से बाद वाला पुरस्कार जीता। 29 इसे 2015 में सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 30 इसे यूट्यूब पर 2.5 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। 31 जिगलर ने कोरियोग्राफी के बारे में कहा, यह वास्तव में अलग था और इसने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं प्रतियोगिता नृत्यों का आदी हूं जहां आप कहते हैं अपने पैरों को आगे बढ़ाओ। लेकिन इस बार ऐसा था, आपको बस जाने देना है और इसे महसूस करना है। 32 लेखन और सोशल मीडिया। जिगलर ने एबी ली मिलर के 2014 के संस्मरण एवरीथिंग आई लर्न अबाउट लाइफ आई लर्नड इन डांस क्लास के लिए प्रस्तावना लिखी थी। 145 जिगलर ने इंटरव्यू पत्रिका के नवंबर 2016 के अंक में एक कवर लेख के लिए अपनी दोस्त मिल्ली बॉबी ब्राउन का साक्षात्कार लिया। 146 2017 में उन्होंने अपना स्वयं का संस्मरण द मैडी डायरीज जारी किया। 147 जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गया। 3 जिगलर ने मध्यम ग्रेड के पाठकों के लिए उपन्यासों की एक त्रयी भी लिखी। श्रृंखला एक 12 वर्षीय डांसर हार्पर पर केंद्रित है, जिसका परिवार एक नए राज्य में स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि वह प्रतिस्पर्धी नृत्य टीम में अपनी जगह अर्जित करते हुए नए दोस्त बनाने की पूर्व किशोर चुनौतियों का सामना करती है। 148 पहला उपन्यास द ऑडिशन 2017 में जारी किया गया था। 149 द कॉलबैक 2018 में जारी किया गया था। 150 और द कॉम्पिटिशन 2019 में जारी किया गया। 151 जिगलर की सोशल मीडिया पर सक्रिय उपस्थिति है, जिसमें 13 मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 4
1.2 मिलियन से अधिक ट्विटर फॉलोअर्स 152 और फेसबुक पर 3 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है। 153 सिया के नृत्य के वीडियो ने यूट्यूब पर कुल 6 बिलियन से अधिक बार देखा है। 154 जिगलर के यूट्यूब चैनल के 3.6 मिलियन से अधिक ग्राहक है। 155 परोपकार 2012 में जिगलर ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर स्टारलाइट चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ भागीदारी की ताकि गंभीर रूप से बीमार युवाओं के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद मिल सके। 156 157 2016 में जिगलर और उनकी बहन ने डू समथिंग ऑर्गेनाइजेशन के बर्थडे मेल अभियान के लिए एक सार्वजनिक सेवा की घोषणा की जो लोगों को बेघर आश्रयों में रहने वाले बच्चों को घर का बना जन्मदिन कार्ड भेजने में सक्षम बनाता है। 158 इसी संगठन ने जिगलर बहनों को 2016 की धर्मार्थ युवा हस्तियों की सूची में रखा। 159 जिगलर ने कम आय वाले बच्चों के लिए नृत्य शिक्षा कार्यक्रमों और अमेरिका में नृत्य स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए धन जुटाने के लिए 2016 में निगेल लिथको के डिजी फीट फाउंडेशन गाला में ट्रेविस वॉल के साथ प्रदर्शन किया। 160 2016 से जिगलर ने डांसर्स अगेंस्ट कैंसर के साथ भागीदारी की है जो कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए जागरूकता और धन जुटाने के लिए सार्वजनिक सेवा घोषणाओं में दिखाई दे रहा है। 161 उन्होंने 2017 ASPCA सार्वजनिक सेवा घोषणा में अभिनय किया जो सिया के गीत पपीज आर फॉरएवर पर सेट है ताकि लोगों को आश्रय और बचाव कुत्तों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 162 2018 में जिगलर ने सिया और मैक कॉस्मेटिक्स के साथ मिलकर एक लिपस्टिक के लिए एक विज्ञापन तैयार किया जिसे सिया के गीत हीलियम पर कोरियोग्राफ किया गया था जिससे कंपनी के एड्स फंड को लाभ पहुंचाने के लिए सभी आय का उपयोग किया गया। 163 वह 7 जुलाई 2019 को सेलिब्रिटी फैमिली फ्यूड में अपनी बहन, मां, चाची और डांसर चार्लीज ग्लास के साथ माई फ्रेंड्स प्लेस के लिए अभिनय करती हुई दिखाई दी जहां उन्होंने अतीत में स्वयंसेवा की है जो लॉस एंजिल्स में बेघर युवाओं को भोजन प्रदान करता है। 164 प्रतिष्ठा और प्रशंसा अक्टूबर 2021 में पेरिस फैशन वीक के दौरान जिगलर 165 समीक्षा ने चंदेलियर में जिगलर के काम को एक चमकदार नृत्य प्रदर्शन बिलबोर्ड पत्रिका कहा। 166 ने टिप्पणी की कि वह बहुत प्रभावशाली लचीलेपन के साथ नृत्य करती है। द गार्जियन 167 ने सोचा कि उसकी कुरकुरी चाल और नाटकीय मगिंग रयान हेफिंगटन की कल्पनाशील कोरियोग्राफी के लिए एकदम सही थी और उसके करिश्मे की प्रशंसा की जो इस वीडियो को मंत्रमुग्ध कर देता है। उसका नृत्य आपकी यादों को झकझोर देता है। रोलिंग स्टोन 168 और कहा कि वह गीत के बोलों की व्याख्या कुछ इस तरह करती है जो विक्षिप्त, अलग-थलग, उन्मत्त और गहन है। डेज्ड पत्रिका 103 पीपल पत्रिका ने मजाक में कहा कि वह एक सुपरह्यूमन सुंदर एलियन है जिसे हम साधारण मनुष्यों को वास्तव में अनाड़ी दिखाने के लिए प्लेनेट टैलेंटेड से भेजा गया है। 102 द हफिंगटन पोस्ट में 2015 की एक विशेषता ने उसकी कलात्मकता की प्रशंसा की। 2015 में जिगलर ने शिया लाबेओफ के साथ इलास्टिक हार्ट में अभिनय किया जो सिया का एक और वीडियो था जिसने 1 बिलियन से अधिक यूट्यूब दृश्य एकत्र किए हैं। 33 उस वर्ष के अंत में जिगलर ने सिया के एल्बम 1000 फॉर्म्स ऑफ फियर से वीडियो की अपनी त्रयी को पूरा करने के लिए बिग गर्ल्स क्राई के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 34 उन्होंने 2014 और 2015 में कई टेलीविजन शो में सिया के गायन पर नृत्य किया जिसमें द एलेन डीजेनरेस शो, डांसिंग विद द स्टार्स, जिमी किमेल लाइव और सैटरडे नाइट लाइव, साथ ही हॉलीवुड बाउल भी शामिल है। 35 36 2015 के अंत तक उन्होंने सिया के साथ एलेन डीजेनरेस शो में 3 बार प्रदर्शन किया था। 37 38 चंदेलियर और इलास्टिक हार्ट वीडियो दोनों को पॉपसुगर की 2016 की पिछले दशक के सर्वश्रेष्ठ डांस वीडियो में से 25 इंच की सूची के हिस्से के रूप में चुना गया था।
2016 में जिगलर ने एल्बम दिस इज एक्टिंग से चौथे सिया वीडियो चीप थ्रिल्स में अभिनय किया। 40 जिसमें वह एक और शक्तिशाली प्रदर्शन देती है। 41 इसके बाद उसी वर्ष बाद में द ग्रेटेस्ट के लिए 5वां सिया वीडियो आया। 42 43 कैथलीन हिल्डेब्रांड ने स्यूडड्यूश जितुंग में लिखा कि जिसने भी जिगलर के प्रतिष्ठित आंदोलन को देखा है वह कभी भी उबाऊ साधारण एमटीवी वीडियो पर वापस नहीं लौटेगा। 44 जिगलर ने थंडरक्लाउड्स। 45 46 वह सिया के सिंगल टुगेदर के 2020 के म्यूजिक वीडियो में भी नृत्य करती है। 47 अन्य गतिविधियां 2012 वर्तमान अभिनय एक मुस्कुराती हुई श्वेत किशोरी का सिर और धड़ जिसने नीली बिना आस्तीन की पोशाक पहन रखी है और उसके बाल जूरे में बंधे हैं। 2015 में जिगलर। 2012 में जिगलर की पहली पेशेवर अभिनय नौकरी लाइफटाइम सीरीज ड्रॉप डेड दिवा के एक एपिसोड में यंग देव के चरित्र को चित्रित करना था। 48 2014 में जिगलर हिटस्ट्रीक समर के एपिसोड 34 में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए जो एक मोबाइल के लिए बनाई गई श्रृंखला थी। 49 उन्होंने 2015 में डिज्नी चैनल सीरीज ऑस्टिन एंड एली और एबीसी फैमिली के प्रिटी लिटिल लार्स में अतिथि भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर को जारी रखा। 51 जनवरी 2016 में उन्होंने निकलोडियन के निकी, रिकी, डिकी एंड डॉन के एपिसोड बैले एंड द बीस्ट्स में अतिथि भूमिका निभाई। 52 वह जनवरी 2017 जिगलर ने एनिमेटेड फिल्म बैलेरीना 2016 में केमिली के किरदार को आवाज दी जिसे 2017 में यूएस में लीप के रूप में रिलीज किया गया था। 54 और फीचर फिल्म द बुक ऑफ हेनरी 2017 में क्रिस्टीना की भूमिका निभाई। 55 द बुक ऑफ हेनरी के निर्देशक कॉलिन ट्रेवोर ने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि जिगलर असाधारण रूप से सक्षम है। वह बहुत तेजी से जिस भी भावना की जरूरत होती है उसे पा लेती है। किसी ने उसे यह नहीं सिखाया कि कैसे करना है, वह बस जानती है। 56 सांता मोनिका डेली प्रेस के एक समीक्षक ने लिखा कि द बुक ऑफ हेनरी में जिगलर अपने दर्द को छिपाने के लिए मजबूर एक चरित्र के साथ एक अद्भुत काम करता है। 57 58 2019 59 जिगलर ने सिया द्वारा लिखित और निर्देशित एक संगीतमय फिल्म में शीर्षक चरित्र के रूप में सहाभिनय किया जिसका शीर्षक म्यूजिक था जो फरवरी 2021 में रिलीज हुई। 60 61 क्रिस विलमैन ने वैरायटी में जिगलर के एक गैरमौखिक ऑटिस्टिक किशोरी के रूप में प्रदर्शन को हमेशा विश्वसनीय नहीं कहा, लेकिन टिप्पणी की कि उसके पास तूफान पर नाचने में कोई सीमाएं नहीं थीं। 62 हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे खराब सहायक अभिनेत्री का 2021 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार मिला। 63 उन्हें कई अनुकूल समीक्षाएं मिलीं। 64 जिगलर हाई स्कूल ड्रामा फिल्म द फॉलआउट में सहकलाकार है जिसका प्रीमियर मार्च 2021 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ था, जहां इसने नैरेटिव फीचर फिल्म प्रतियोगिता में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता था। 65 66 इसे जनवरी 2022 में HBO मैक्स पर और उन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया जहां HBO मैक्स उपलब्ध नहीं था। 67 68 लोकप्रिय लेकिन अकेली मियां के रूप में जिगलर के प्रदर्शन को निश्चयी लेकिन संवेदनशील और कमजोर। 69 एक चौंका देने वाला प्रदर्शन। 70 और अद्भुत पूरी तरह से महसूस किया गया और जटिल कहा गया। 71 वे स्टीवन स्पीलबर्ग के वेस्ट साइड स्टोरी के संस्करण में वेल्मा की भूमिका निभाती है। 72 और फिल्म फिटिंग इन। 73 शुरुआत में ब्लडी हेल शीर्षक में लिंडी के रूप में अभिनय करती है जिसे मॉली मैकग्लिन ने लिखा और निर्देशित किया, जिसका प्रीमियर मार्च 2023 में साउथ बाय साउथवेस्ट में हुआ। 74 कोलाइडर में एक समीक्षा में कहा गया कि जिगलर के मजबूत प्रदर्शन ने फिल्म को ऊंचा किया। 75 जबकि द डेली बीस्ट का मानना था कि उनका स्वाभाविक प्रदर्शन एक स्थायी छाप छोड़ता है। जिगलर एक शानदार स्क्रीन उपस्थिति है
और वह एक शांत करिश्मा लाती है, भरोसेमंद और सहानुभूतिपूर्ण। 76 द डेली टेक्सन में एक अन्य ने उनके सुंदर और कमजोर प्रदर्शन की प्रशंसा की। 77-78 कर्ट लोडर ने लिखा कि जिगलर ने शांत संघर्षरत लिंडी को कमकुंजी विशेषज्ञता के साथ पकड़ा है। उसके पास जिप्पी लाइन के साथ एक तरीका भी है। 79 एवी क्लब की समीक्षा कहती है, जिगलर एक शानदार लीड है जो हमें लिंडी के भ्रमित दिमाग में ले जाती है। जिगलर ने कॉमेडी फिल्म माई ओल्ड एस 2024 में रूटी की भूमिका निभाई। 81 जिसे मेगन पार्क ने लिखा और निर्देशित किया, जिन्होंने द फॉलआउट का निर्देशन किया था। 82 फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां वैरायटी ने जिगलर को अपने ब्रेकथ्रू अवार्ड्स में से एक प्रदान किया, जो कैमरे के सामने असाधारण प्रतिभाओं की अगली पीढ़ी को उजागर करता है। 83 आईजीएन में एलेक्स स्टेडमैन ने लिखा, मैडी जिगलर और केरिस ब्रूक्स विशेष रूप से इलियट की सबसे अच्छी दोस्त रूटी और रो के रूप में शानदार है। 84 उसी वर्ष बाद में उन्होंने एक लघु फिल्म कोडार द प्रिमोडियल गॉड ऑफ लाइट एंड ईथर में अभिनय किया, जिसे विल रोप और निक स्कारडारेसी ने लिखा था। 85 जिगलर ने 2024 में बैलेरिना ओवरड्राइव फिल्म में एक भूमिका निभाई। 86 और 2024 के अंत में वह मैगी स्टीफवाटर के काल्पनिक उपन्यास पर आधारित शिवर में एक अभिनीत भूमिका निभा रही है। 87 मॉडलिंग, विज्ञापन और फैशन, जिगलर ने क्लीन एंड क्लियर। 88 कैपेजियो, 89 90 जिसमें उनकी बेट्सी जॉनसन लाइन, 91 टारगेट, 92 राल्फ लॉरेन, 93 और टिफनी एंड कंपनी 94 जैसे ब्रांडों के लिए मॉडलिंग की है या उनका प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें कई पत्रिका कवर और फैशन संपादकीय में भी दिखाया गया है। 95 जिसमें वोग, 96 शॉन, 97 एले, नायलॉन, 98 बनाम शामिल है। 99 17, 100 हार्पर बाजार, 101 पीपल, 102 डेज्ड, 103 कॉस्मोपॉलिटन, 104 आईडी, 20 बिलबोर्ड, 27 टीन वोग, 105 स्टेला, 106 मेनियाक, 107 वैनिटी फेयर इटालिया, 108 फ्लॉन्ट, 109 पेपर, 110 गैलोर, 111 और रश। 112 जिगलर और उनकी बहन ने 2014 में एक फैशन लाइन द मैडी एंड मैकेंजी कलेक्शन रिलीज किया। 113 2015 के न्यूयॉर्क फैशन वीक में जिगलर ने एले के लिए एक संवाददाता के रूप में काम किया। 114 उन्होंने 2016 में लड़कियों और जूनियर के लिए एक कैजुअल फैशन लाइन मैडी स्टाइल लॉन्च की। 115 116 2017 में वह प्रोजेक्ट रनवे के एक एपिसोड में अतिथि जज के रूप में दिखाई दी। 117 और सिया के 2017 एल्बम एवरीडे इज क्रिसमस के कवर पर। 118 2018 में जिगलर ने मैक एड्स फंड को लाभ पहुंचाने के लिए सिया के साथ एक लिपस्टिक विवा ग्लैम सिया पर सहयोग किया। 119 जिगलर का मॉर्फ कॉस्मेटिक्स के साथ मेकअप सहयोग है। 121 2020 में वह केट स्पेड के सिग्नेचर फ्रेग्रेंस विज्ञापनों के लिए मॉडल थीं। 122 2023 में जिगलर और उनकी बहन ने अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स के साथ बैक टू स्कूल फैशन संग्रह लॉन्च किया। 123 नृत्य एवं नृत्य निर्णायक फरवरी 2016 में जिगलर एबीसी टीवी के विशेष कार्यक्रम द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नीलैंड 60 में पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड गीत के दौरान एक विशेष नर्तक के रूप में दिखाई दिए, जिसे केल्सी बैलेरिनी ने गाया और ट्रेविस वॉल ने कोरियोग्राफ किया। 124 हफिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर ने इस नंबर को आश्चर्यजनक और सुंदर कहा। 125 अप्रैल 2016 में सिया के कोचेला सेट के दौरान उनके 6 पूर्व टैप किए गए प्रदर्शनों को बड़े स्क्रीन पर पेश किया गया था। 126 और जिगलर न्यूयॉर्क शहर में यूट्यूब के ब्रैंडकास्ट कार्यक्रम में सिया के साथ लाइव दिखाई दिए। 127 मई 2016 128 जून में उन्होंने टोदरिक हॉल के एक और वीडियो टेलर इन वंडरलैंड में अभिनय किया, जो एलिस इन वंडरलैंड पर आधारित था,
जिसमें उन्होंने टेलर स्विफ्ट के गानों के मैशअप पर नृत्य किया था। 129 उसी महीने जिगलर फॉक्स के शो यू थिंक यू कैन डांस द नेक्स्ट जनरेशन में जज और अतिथि कलाकार के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कोलोराडो के रेड रॉक्स एम्फी थिएटर में सिया के संगीत कार्यक्रम में भी नृत्य किया। 131 सितंबर 2016 में जिगलर ने एप्पल के आईफोन 7 के लॉन्च पर सिया के साथ प्रदर्शन किया। 132 और आईहार्ट रेडियो संगीत समारोह में। 133 वह सितंबर से नवंबर 2016 तक गायिका के नॉस्टेल्जिक फॉर द प्रेजेंट टूर में सिया के साथ शामिल हुईं। 134 जिगलर और उनकी बहन ने जनवरी 2017 में ऑस्ट्रेलिया का एक नृत्य कार्यशाला दौरा किया। 135 मार्च 2017 में जिगलर ने सिया के साथ दुबई विश्व कप में प्रदर्शन किया। 136 सितंबर में जिगलर ने सिया के गाने रेनबो पर नृत्य किया, जो माई लिटिल पोनी द मूवी के साउंड ट्रैक से था, एक पोशाक में जिसने फिल्म में सिया के चरित्र के रूप का अनुकरण किया। 137 उन्होंने नवंबर और दिसंबर 2017 में ऑस्ट्रेलेशिया के एक मिनी टूर पर सिया के साथ फिर से प्रदर्शन किया। 138 139 और बाद में दिसंबर में वह और सिया के गीत स्नोमैन का प्रदर्शन करने के लिए एलेन शो में लौट आए। 140 जिगलर और उनकी बहन ने जुलाई 2018 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक और नृत्य कार्यशाला दौरा किया। 141 और 2019 में यूके में। 142 जुलाई 2019 में जिगलर ने जापान में सिया के साथ फूजी रॉक फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। 143 वह और उनकी बहन 2020 में क्विबी नृत्य प्रतियोगिता शो फ्लोर्ड में अतिथि जज थीं। 144 उसके जेट्स और पिरोएट आत्मनियंत्रण को एक तरह की लापरवाही के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यह उसका चेहरा है जो कला के माध्यम से कैथार्सिस के लुभावने आकर्षण के कारण वास्तव में उसके दर्शकों को मोहित करता है। जिगलर की कार्यनीति कला के प्रति उसके स्पष्ट प्रेम का उल्लेख नहीं करने के लिए उसे निरंतर प्रासंगिक बनाती है। वह अपने प्रदर्शन से कुछ कहती है, चाहे वह सिया के लिए एक संगीत वीडियो हो या राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रदर्शन। उसकी तकनीक बहुत अच्छी है, खासकर एक 12 वर्षीय के लिए। उसके घुटने फैले हुए हैं, नुकीले पैर है और हाथ बादलों पर तैरते हैं। उसकी उंगलियां बिल्कुल सही जगह पर है। लेकिन फिर भी अधिक महत्वपूर्ण है उसकी कला, जनता के साथ उसका संबंध। वह एक ऐसी कहानी कहती है जो दर्शकों के साथ गूंजती है, चाहे वह एक तिरस्कृत प्रेमी या एक वेयरवोल्फ का चित्रण कर रही हो। एक किशोर के लिए यह परिपक्वता आश्चर्यजनक है। वह इसे समझती है। वह प्रदर्शन करने के लिए बनी है, लोगों के साथ संवाद करने के लिए बनी है। उन्होंने जेनरेशन जेड की प्रतिस्पर्धी, अहंकारी मानसिकता की बाधाओं को चुनौती देते हुए अपना करियर काम के इर्दगिर्द बनाया है, न कि सेलिब्रिटी के इर्दगिर्द। 169 बैले कोरियोग्राफर ट्रॉय शूमाकर ने 2016 में न्यूयॉर्क पत्रिका को बताया, उसने आकर्षक रूप से वास्तव में नृत्य की अपनी दुनिया बनाई है। जब हम महान नर्तकियों के बारे में बात करते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक व्यक्तित्व होता है जो एक स्थायी छाप छोड़ता है। यह जरूरी नहीं कि सबसे तकनीकी रूप से परिपूर्ण नर्तक हो। वह केवल 13 वर्ष की है, लेकिन उसके व्यक्तित्व की एक मजबूत भावना है जो उसके आंदोलन में दिखती है, जो कुछ हद तक प्रतिष्ठित है। 22 बिलबोर्ड के जेसन लिप्शुज ने लिखा कि सिया के नॉस्टेल्जिक फॉर द प्रेजेंट टूर में जिगलर की लाइव भागीदारी एक मंचित मामले को लाइव में बदल देती है और एक बेहतरीन लाइनअप को एक अपरिहार्य अखाड़े के अनुभव में बदल देती है। 170 और वह अपनी शारीरिकता पर एक आश्चर्यजनक नियंत्रण रखती है। उसकी उपस्थिति एक शरारती ऊर्जा जोड़ती है, जैसे कि दोहराए गए आंदोलन उन चौड़ी आंखों और विक्षिप्त मुस्कुराहट के पीछे दिल को नहीं पकड़ सकते। 171 लास वेगास वीकली के लेस्ली वेंचुरा ने कहा कि दौरे पर जिगलर के नृत्य ने नाटकीय गायन में आयाम और वजन जोड़ा। 172
स्टार ट्रिब्यून के ब्रिट रॉबसन ने कहा, स्पष्ट रूप से स्टार जिगलर थे, जाहिर तौर पर सिया के दूसरे व्यक्तित्व। जिगलर एक आकर्षक बवंडर थे, जो अपने उपांगों और चेहरे के भावों को समान आत्मविश्वास के साथ मोड़ रहे थे, जिसमें आगे की ओर फ्लिप भी शामिल थे। 173 द न्यूयॉर्क टाइम्स के जॉन पेरेल्स ने लिखा कि उनके उन्मत्त कदम और चंचल भाव गीतों के भावनात्मक दाव को बढ़ाते हैं। 174 2017 में सिया के संगीत कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए द गार्जियन के रिचर्ड हे ने जिगलर को सिया की मुखर कलाबाजी से मेल खाने वाला एक शारीरिक गुणी कहा, जो गीतों की भावनात्मक उथल-पुथल को मूर्त रूप देता है। 139 जंकी के डेविड जेम्स यंग ने महसूस किया कि जिगलर का प्रदर्शन आधुनिक युग के महान नर्तकों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। वह मंच पर सब कुछ छोड़ देती है। 175 द गार्जियन की बोनी माल्किन ने लिखा कि जिगलर का चेहरा और शरीर असाधारण है। इतना अभिव्यंजक, उसके आंदोलन में इतना जंगली, इतना चुंबकीय। 176 जिगलर को टाइम पत्रिका ने 2015 के 30 सबसे प्रभावशाली किशोरों में से एक के रूप में नामित किया था। 95 उन्होंने 2016 में फिर से सूची बनाई। 177 और 2017 में 178 वह हार्पर्स बाजार 2015 की 19 राइजिंग स्टाइल आइकन्स एज 19 एंड अंडर की सूची में भी थीं। 179 बिलबोर्ड ने सिया और जिगलर के सैटरडे नाइट लाइव 2015 पर इलास्टिक हार्ट के प्रदर्शन को 1990 के दशक के बाद से 10 सर्वश्रेष्ठ एसएनएल संगीत प्रदर्शनों में से एक के रूप में चुना। 12 वर्षीय डांस फेनोम मैडी जिगलर ने शक्ति, भेद्यता और थोड़ी अजीबता से अधिक का प्रदर्शन किया। 180 जिगलर ने 2016 पीपल्स चॉइस अवार्ड, 181 2016 टीन चॉइस अवार्ड, 182 और 2017 टीन चॉइस अवार्ड जीता। 183 उन्होंने एक श्रेणी में 2017 शॉर्टी पुरस्कार जीता और दूसरे में दर्शकों का सम्मान प्राप्त किया। 184 185 2018 और 2019 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने 18 वर्ष से कम उम्र के हॉलीवुड के शीर्ष 30 सितारों में जिगलर का नाम शामिल किया। 186 187 2018 में लगातार तीसरे वर्ष जिगलर ने टीन चॉइस अवार्ड्स में चॉइस डांसर का पुरस्कार जीता। 188 उन्हें हॉलीवुड और मनोरंजन श्रेणी में 2023 फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। 189 पुरस्कार और नामांकन। ऑब्रे क्रिस्टीना प्लाजा, जन्म 26 जून 1984, एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार और निर्माता है। उन्होंने अपराइट सिटीजन ब्रिगेड थिएटर में इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी करना शुरू किया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स से स्नातक होने के बाद प्लाजा ने मिस्ट्री टीम 2009 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और एनबीसी राजनीतिक व्यंग्य सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन 2009 से 2015 में अप्रैल लुरगेट की भूमिका के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की। फिल्म में प्लाजा ने स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड 2010 में सहायक भूमिका और सेफ्टी नॉट गारंटीड 2012 में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 2017 से 2019 तक प्लाजा ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एफएक्स सुपरहीरो सीरीज लीजन में शैडो किंग और लेनी बुस्कर को चित्रित किया और 2017 की ब्लैक कॉमेडी फिल्मों द लिटिल ओवर्स और इंग्रिड गोज वेस्ट का निर्माण और अभिनय किया। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी हैप्पीएस्ट सीजन और थ्रिलर ब्लैक बियर दोनों 2020 में भी अभिनय किया और साथ ही क्राइम फिल्म एमिली द क्रिमिनल 2022 में शीर्षक चरित्र का निर्माण और भूमिका निभाई। प्लाजा को एचबीओ एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस 2022 के दूसरे सीजन में एक सख्त वकील की भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया। 2024 में उन्होंने मेगालोपोलिस और माई ओल्ड एस में
और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मिनिसीरीज अगाथा ऑल अलोंग में रियो विडाल के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ऑब्रे क्रिस्टीना प्लाजा का जन्म 26 जून 1984 को विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुआ था। 2-3 बहनों में सबसे बड़ी। 3 उनका जन्म तब हुआ जब उनके माता-पिता, बर्नरेट और डेविड प्लाजा, 19 और 20 वर्ष के थे। प्लाजा ने कहा कि वह उनके काम के तरीके से प्रेरित थीं। जब वह छोटी थीं, तो उन्होंने गुजारा करने के लिए कई तरह की नौकरियां की और वकील और वित्तीय सलाहकार बनने के लिए अपनी अपनी पेशेवर योग्यता हासिल करने के लिए नाइट स्कूल में दाखिला लिया। 4, 5, 6, 7 उनका पैतृक परिवार प्यूर्टो रिकान है। 8, 9 उनके दादा का जन्म एरेसिबो, प्यूर्टो रिको में हुआ था और वे 17 साल की उम्र में मुख्य भूमि अमेरिका चले गए थे। 10 उनकी कुछ स्वदेशी अमेरिकी, ताइनो। 11, 12 और बास्क विरासत है। 14, 15 5 प्लाजा के नाना नानी आयरलैंड से थे, जहां उनका परिवार रहा और उनके दादा को भी गोद लिया गया था। 16 जब उसके माता पिता काम करते थे, तो प्लाजा का पालन पोषण उसके आयरिश दादा दादी और उसके प्यूर्टो रिकान परिवार ने किया। 14, 17 एक बच्चे के रूप में प्लाजा को फिल्में पसंद थीं और वह सक्रिय रूप से कल्पनाशील नाटक में शामिल थीं। 14 उसने खुद को मध्य विद्यालय तक शर्मीली और शांत बताया, जब उसने सामुदायिक थिएटर की खोज की और उसमें अभिनय किया। 18, 5 19 प्लाजा ने कहा कि उसकी परवरिश बहुत कैथोलिक थी। 20, 21, 22 और वह उर्सुलाइन अकादमी, एक सभी लड़कियों के कैथोलिक स्कूल में गई थी। हाई स्कूल में रहते हुए वह अपने स्कूल की छात्र परिषद की अध्यक्ष थीं, विल्मिंगटन ड्रामा लीग और डेलावेयर थिएटर कंपनी के साथ नाट्य प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 3, 23 और शौक के तौर पर लघु फिल्में बनाईं। 24, 25, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जो बिडेन द्वारा आयोजित डेलावेयर युवा नेतृत्व सम्मेलन में उर्सुलाइन का प्रतिनिधित्व किया। 26, 27 किशोरावस्था में प्लाजा की चाची ने उन्हें एक वीडियो स्टोर में नौकरी दी, जिसके दौरान उन्हें स्वतंत्र फिल्मों और जॉन वाटर्स और क्रिस्टोफर गेस्ट जैसे फिल्म निर्माताओं से प्यार का पता चला, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। वाटर्स की व्यंग्यात्मक फिल्म सीरियल मॉम 1994 ने उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और वह उनकी हास्य संवेदनशीलता से जुड़ गईं। 32, 16 उन्होंने फिलाडेल्फिया के एक इम्प्रूव स्कूल में भी दाखिला लिया। 15 और 2001 में फिल्म निर्माण के लिए न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी के समर कैंप में भाग लिया। 33 उन्होंने अगले वर्ष उर्सुलाइन अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और न्यूयॉर्क चली गईं। 18 प्लाजा ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन का अध्ययन किया। आजीविका 2004 से 2009 कैरियर की शुरुआत। पीले रंग की पोशाक पहने एक सांवली श्यामला महिला मुस्कुरा रही है। 2009 में पार्क्स एंड रिक्रिएशन प्रीमियर पार्टी में प्लाजा ने 2004 से अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में इम्प्रोव और स्केच कॉमेडी का प्रशिक्षण लिया और प्रदर्शन किया। 3, 35, 19 उन्होंने लाफ फैक्ट्री और द इम्प्रोव में भी प्रदर्शन किया। 33 प्लाजा ने इम्प्रोव प्रदर्शन करने के अपने फैसले के लिए एमी पोहलर को एक प्रेरणा के रूप में नामित किया। 31, 36 उन्होंने अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में अपने अनुभव को नशीला बताया, यह समझाते हुए, यह वास्तव में महसूस हुआ कि हम एक सचमुच भूमिगत थिएटर में है जो एक कला रूप कर रहे हैं, जो बहुत कठिन है, और जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो बहुत मजेदार होता है। 36 जब वह फिल्म स्कूल में थीं, तब उन्होंने 2004 से 2005 सीजन के लिए सैटरडे नाइट लाइव में इंटर्नशिप की थी। इस प्रशिक्षुता के दौरान वह 2006 में 30 रॉक के एक एपिसोड में दिखाई दीं। 4, 37 हालांकि 30 रॉकफेलर प्लाजा में पेश होना उनकी एसएनएल इंटर्नशिप की तुलना में कमतर पद था, यह एक पौराणिक और अत्यधिक चयनात्मक कार्यक्रम है। 38 वह 2006 में 2 लघु फिल्मों किलस्विच और इन लव में भी थीं।
29/2008 में वह इम्प्रोव एवरीवेयर स्केच का हिस्सा थीं, जहां वह और अन्य लोग न्यूयॉर्क शहर के एक स्टारबक्स में एक पूरा डेस्कटॉप कंप्यूटर और मॉनिटर ले गए थे। 34 प्लाजा की मैगी कैरी की वेब सीरीज द जेनी टेट शो में एक आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने ESPN के मेन स्ट्रीट 2008 में रॉबिन गिब्नी की भूमिका निभाई। 34-17 तो दोस्तों ये 6 जून 2024 को ट्रिब्लेट थिएटर में रिलीज़ की गई थी। उसके बाद इसे रिलीज़ किया गया है फेस्टिवल के बाद 25 अप्रैल 2021 को अमेरिका के अंदर, और इंडिया में भी इसे रिलीज़ कर दिया गया है। पैरामाउंट प्लस पर OTT पर भी ये हमें देखने को मिल रही है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बता दी है। यदि आप रोमांटिक मूवी देखना पसंद करते हो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।